Hello everyone, welcome to my channel CS Legal World, and today we are doing chapter number 13 of the topic SACMDD, which is we call it प्यार से DD. However, let me just remind you that this chapter is a 5-star chapter, so let's not waste our time and let's understand what exactly do we have to study under this chapter number 13. So let's see that firstly what does it say in chapter number 13, क्या क्या पढ़ना है देखना यहाँ पे. So we have to basically understand in this chapter ऑडिट टेक्निक्स क्या है, ऑडिट प्लानिंग क्या होती है, एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट चेकलिस्ट कैसे करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टेक्निक कैसे करोगे, कैसे ऑडिट टेक्निक को सिलेक्ट करोगे कि यही राइट टेक्निक है, गैदरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एविडेंस, सैम्पलिंग, देन देयर इज कंप्लायंस टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका कैसा है, then substantive checking, then dependence or other expert, external expert और उसका opinion, factors for evaluation the adequacy of expert work, कि expert work जो काम कर रहा है उसके लिए वो क्या factors evaluation के लिए क्या factors को ध्यान में रख रहा है. This I think important. रेफरेंस ऑफ एक्सपर्ट्स ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या है, रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या है, क्रिएशन ऑफ ऑडिट ट्रेल्स क्या है. तो ये सारी चीज़ें हैं, मटेरियलिटी एंड देन रिकॉर्ड कीपिंग. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. सो फर्स्टली अंडरस्टैंड कि ऑडिट प्रिंसिपल किसको बोलते हैं. क्या बोला मैंने, फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिट प्रिंसिपल्स. ठीक है. सो समवेयर और अदर दिस मीन्स दैट कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे क्या चीज़ें हैं जो ऑडिटर को ऑब्जर्व करनी है ड्यूरिंग हिज असाइनमेंट, व्हेन ही इज डूइंग हिज असाइनमेंट. एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं जो एक ऑडिटर के पास होनी चाहिए, ऑडिट प्रिंसिपल. सो अच्छा, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया है. इफ़ यू वांट टू टेक इट, अदरवाइज आई हैव नो ऑप्शन. सो आई वाज लाइक IAO CS पाड़ा W. ठीक है, अभी आप लोग समझदार हो खुद. IAO से क्या है बेटा, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिव इज IAO. इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है. देन CS से है कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस. एंड P से है प्लानिंग, A से है ऑडिट एविडेंस, एक और A से है अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल. D से है डॉक्यूमेंटेशन, A से है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, एंड W से है वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स. सो आई होप इतना तो लर्न हो गया होगा कि जब हम ऑडिट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ऑडिट प्रिंसिपल का बेसिक मतलब होता है ऐसी क्या ड्यूटीज़ जो एक ऑडिटर को करनी है और ड्यूरिंग दिस असाइनमेंट, तो अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के हिसाब से वो क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहा है, दैट इज ऑडिट प्रिंसिपल. तो कुछ नहीं, अगर एग्जाम में आता तो अपने को इतना बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है कि ऑडिट प्रिंसिपल मतलब ये आंसर IAO CS पादा. चलो अब बोल देती हूँ, नो देयर इज नथिंग टू हाइड, मतलब देयर इज नथिंग टू लाफ ऑन इट, वी हैव टू लर्न दिस. ठीक है. चलो, तो IAO CS पादा W. ठीक है. तो अभी IAO से क्या हो गया, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिव. P से हो गया आपका IAO हो गया. CS से हो गया आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस. P से हो गया प्लानिंग. A से हो गया ऑडिट एविडेंस, एक और A से हो गया अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल. D से हो गया डॉक्यूमेंटेशन. A से हो गया ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. आपको चाहिए तो आप इसको इधर और उसको उधर भी कर सकते हो. आप पहले ऑडिट एविडेंस के बाद ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग बोल दो, इजी फॉर यू. एंड देन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल एंड वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स. तो मुझे तो लर्न हो गया है आंसर. अगर ऑडिट प्रिंसिपल का क्वेश्चन मुझे पूछते हैं तो मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि ऑडिट प्रिंसिपल मतलब IAO CS पादा, तो W ऑल्सो. सो IAO दैट इज इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिव. CS दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. S, तो S से था अपना स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस. फिर पादा, तो P से था प्लानिंग. A से था ऑडिट के बारे में कुछ तो था, ऑडिट एविडेंस. D से था डॉक्यूमेंटेशन, एक और A से था ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. पादा हो गया ना, PAA एक साथ है आई गेस, हाँ डबल है. तो ऑडिट एविडेंस बोला मैंने और ये बोला. D से था डॉक्यूमेंटेशन, एक और A से है दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इंटरनल कंट्रोल. अकाउंटिंग
अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, देन W दैट इज वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। तो अब इसके अंदर का तो मैं खुद ही लिख लूंगी, आई डोंट थिंक सो। द ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस में कि उसके पास प्रॉपर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए। इफ ऑडिटर इज डेलीगेटिंग वर्क टू अदर्स देन अदर हैव टू प्रिपेयर इट, अदर हैज टू डू दैट। द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स विच आर इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडिंग एविडेंस टू इंश्योर दैट द ऑडिट, मतलब ऑडिटर को सारी चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट करनी होती है, और डॉक्यूमेंट भी कहाँ करनी होती है, वर्किंग पेपर में करनी होती है, ठीक है। देन देर इज अकाउंटिंग एविडेंस, ऑडिट एविडेंस, दैट द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। मतलब ये चीज़ें ऐसी जो यू कैन राइट ऑन इट। इट इज़ जस्ट दैट कि जब ऑडिट प्रिंसिपल की बात आती है तो अपने को इतना याद रखना है, ऑडिट प्रिंसिपल मतलब IAO CS पा द W। तो IAO दैट इज इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिव। CS से आ गया आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, S से आ गया आपका स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी, देन P से आ गया आपका प्लानिंग, A से आपका आ गया ऑडिट एविडेंस, दूसरे A से आ गया आपका ऑडिट क्या था, दूसरे A से आ गया आपका ऑडिट क्या था वो, रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे कुछ था, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। फिर D से आ गया आपका डॉक्यूमेंटेशन, एक और है विच इज अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, एंड W से आपका आ गया वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। मेरा आंसर इधर ही खत्म हो गया, ठीक है। देन वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड विथ ऑडिट टेक्निक, कि भाई ऑडिट टेक्निक क्या होता है, ठीक है। कि आपको ऑडिट टेक्निक्स के बारे में बताना है कि ऑडिट टेक्निक क्या होता है। बेसिकली इट्स अ मेथड, टेक्निक होता है जिससे आप उस ऑडिट को करने वाले हो। सो ऑडिट टेक्निक इज नथिंग बट द मेथड दैट द ऑडिटर वुड बी ऑब्टेनिंग या अडॉप्टिंग। सो दैट इज ऑडिट एविडेंस, सॉरी ऑडिट टेक्निक। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑडिट टेक्निक में क्या बोला। ऑडिट टेक्निक के भी कुछ पॉइंटर्स है, ऑडिट टेक्निक के भी कुछ पॉइंटर्स है विच इज योर 1 2 3 4 5 6 आई थिंक 5 पॉइंट्स है ऑडिट टेक्निक के। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। IAO CA, इसका आंसर क्या है, IAO CA। उसमें IAO का एक ही लाइन में था, उसमें मतलब था इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिव। इसमें मतलब है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, कंप्यूटेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। अब अंडरस्टैंड वन बाय वन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, सो लर्न वन थिंग ओवर हियर दैट कि अपने को सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है कि अगर ये पॉइंट था तो इसको अपने को ये पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं याद रखना है, आपको लर्न करना है कि इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स मतलब क्या हो सकता है। करेक्ट, इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स में क्या हो सकता है। तो वाइल वेरीफाइंग ट्रांजैक्शन द ऑडिटर एग्जामिन्स द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सो दिस इज कॉल्ड वाउचिंग। वाउचिंग किसको बोलते हैं, वाउचिंग सबको पता है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को जब आप चेक करते हो तो दैट इज वाउचिंग, ठीक है। सो टू फाइंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर अप्रोप्रिएट, टू इंश्योर दैट द ट्रांजैक्शंस आर ऑथोराइज्ड, टू इंश्योर दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज प्रॉपर, ठीक है। देन देयर इज वाइल द स्क्रूटिनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, इफ द ऑडिटर कम्स अक्रॉस द वेरियस रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, इफ ही कम्स अक्रॉस एनी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन he verifies the same thoroughly. This is called scanning of record, which is okay. So the auditor can rely on document, depends on the origin, source of the document and the efficiency of the ISAM. Now can I tell you one thing, अपने को यहाँ पे दो चीज़ पढ़ाई है कि वाउचिंग किसको बोलते हैं और स्कैनिंग किसको बोलते हैं। ये दो चीज़ अपने को यहाँ पे लिखनी है कि वाउचिंग क्या है और स्कैनिंग क्या है। तो जब अब मैं इसको थर्ड टाइम रिवीजन करूंगी तो क्या मैं रिवीजन पूरा करूंगी, नहीं, मैं एक पॉइंट लिखूंगी IAO CA। IAO का मतलब इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, मतलब वाउचिंग एंड स्कैनिंग। तो वाउचिंग किसको बोलते हैं, जब ऑडिटर एक बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करता है तो डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए उसको सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जब वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जब वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को चेक करता है, बेसिकली एग्जामिन करता है, तो ऑडिटर एग्जामिन्स द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। See, while verifying the transaction, the auditor examines the supporting document. This is called vouching. And scanning मतलब when auditor comes across any unusual transaction, he verifies the same thoroughly, and this is called scanning of the record. तो अब जब मैं थर्ड बार मैंने बोला मैं आंसर पढ़ूंगी ऑडिट टेक्निक क्या होता है, तो ऑडिट टेक्निक मतलब कि IAO CA, IAO में अपना आई क्या था, इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स में क्या लिखना है, वाउचिंग एंड स्कैनिंग किसको बोलते हैं, खत्म, बस इतना ही लिखना था। देन देयर कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इसमें ही है आपके इसी वाले पॉइंट में। सो ऑरिजिन इन दी हैंड्स ऑफ हेल्ड बाय रिलायबिलिटी एग्जाम्पल। अब ये क्या दिया है, origin in the classification of document, origin in the hands of third party
थर्ड पार्टी, अच्छा ये ओके ओके फाइन फाइन, ये रिलायबल है क्या ये डॉक्यूमेंट? क्लासिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इन विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी, ओके, विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी। ऑरिजिन अगर आपके कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है वो थर्ड पार्टी के हाथ में, तो वो रिलायबल है, दैट्स द मोस्ट रिलायबल। मतलब ऑरिजिन इन दी हैंड्स ऑफ सोर्स भी थर्ड पार्टी है और हेल्ड भी थर्ड पार्टी ने करके रखा है, तो दैट्स द मोस्ट रिलायबल डॉक्यूमेंट। देन थर्ड पार्टी जो है, ऑरिजिन इन दी हैंड्स ऑफ थर्ड पार्टी है लेकिन हेल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, देन मोर रिलायबल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ही सोर्स है और थर्ड पार्टी के हाथ में हेल्ड है तो भी रिलायबल है, लेकिन अगर सोर्स भी ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन ने ही लेके रखा है तो रिलायबल ओनली इफ द आईसी इज इफेक्टिव। इतना समझ में आया? एग्जाम्पल ये वाला छोड़ दो, बट इतना समझ में आया अभी गाइस, इतना समझ में आया कि क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी। तो ऑरिजिन अगर डॉक्यूमेंट्स आपका थर्ड पार्टी के पास है, सोर्स थर्ड पार्टी है और हेल्ड बाय भी थर्ड पार्टी है, मोस्ट रिलायबल। ऑरिजिन आपका जो सोर्स है वो थर्ड पार्टी है लेकिन हेल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन है, स्टिल मोर रिलायबल। और ऑरिजिन आपका सोर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन हेल्ड बाय थर्ड पार्टी है, स्टिल ओके फाइन रिलायबल। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जब आ जाती है दोनों जगह पे तो रिलायबल तभी होगा जब आपकी कंपनी का आईसी अच्छा है। खत्म हो गया इतना। देन फिजिकल वेरिफिकेशन की भी बात की गई है यहाँ पे। अगर आइटम इफ इट कैन बी मेजर्ड इन फिजिकल टर्म देन कैन बी वेरीफाइड फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी इफ पॉसिबल बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, द ऑडिटर इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम। अच्छा मुझे एक बात बताना, आपको सिर्फ इतना आ गया क्वेश्चन में, ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स आ गया, कुछ भी बना के आ गया, इसी का आंसर लिखना है, तो इतना तो पूरा याद रखना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे याद रखूंगी अभी? वाउचिंग पहला पॉइंट, स्कैनिंग दूसरा पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, फिजिकल वेरिफिकेशन फोर्थ पॉइंट, खत्म ये आंसर। फिर मैंने बोला आईएओ का दूसरा था इंक्वायरी एंड कमीशन। इंक्वायरी क्या होता है बेटा? सो व्हेन यू सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिख लिया है मैंने, ये फ्रॉम पर्सन बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। सो इनसाइड, अच्छा मेरी हैंडराइटिंग को क्या हो गया भाई साहब, चलो इंक्वायरी किसको बोलते हैं? सो व्हेन यू सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंक्वायरी, ठीक है। एंड व्हेन यू कंफर्मेशन किसको बोलते हैं? तो कंफर्मिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन्स मोस्टली फ्रॉम आउटसाइड, सो इधर और ओरली और इन राइटिंग। कंफर्मिंग द बैलेंस ऑफ, अच्छा ये दिख नहीं रहा था क्या? Confirming the best example for inquiry and confirmation is confirming the balances of debtors shown in the accounting records with the debtors of the organization. You're confirming the balances of your debtors shown in the accounting records with the debtors of the organization. मतलब you're confirming it, right? So confirming the information available with the records of the organization or with the person mostly from the outside the organization through an inquiry is confirmation, either orally or in writing. So again we have to understand the concept. अगर यही आ जाता है, ठीक है, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, नहीं आता है कॉन्सेप्ट घंटा लिख पाओगे आप, ठीक है, मेरे को गुस्सा मत दिलाना, नहीं आता है ना कॉन्सेप्ट घंटा लिख पाओगे। इंक्वायरी किसको बोलते हैं? जब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, भले ही आप इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन से लो या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से लो, डजेंट मैटर, दैट्स इंक्वायरी, ठीक है। कहीं से भी इंफॉर्मेशन लो, इंक्वायरी मतलब कहीं से भी इंफॉर्मेशन लो, ठीक है। Confirmation, confirming the information available with the records of the organization or with the person mostly from outside the organization through an inquiry is confirmation. So once you did the inquiry, now you want to now you want to confirming that information available with the records of an organization, that's confirmation. क्या बोला मैंने? So you already have inquired info already. Now to confirm that with the organization is confirmation. समझा या नहीं बताना मुझे। That you have already inquired the information, now inquired information already, now to obtain through लिख दूँ क्या यहाँ पे? through inquiry,
through inquiry. So I've inquired information already through inquiry. Now you have to confirm that information with the organization is confirmation. समझा? अब इससे बढ़िया कोई टीचर क्या ही समझाएगा आपको. समझते नहीं हो यार आप लोग. हद कर देते हो आप लोग. हद कर देते हो. चलो आईएयू में आए दो हो गया. एक तो था अपना इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, दूसरा था इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन. नाउ ओ से है अपना ऑब्जर्वेशन एंड सी से है कंप्यूटेशन, ए से है एनालिटिकल प्रोसीजर. ऑब्जर्वेशन में क्या बोला है देखना. दैट द ऑडिटर ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर प्रोसीजर बीइंग कैरिड ऑन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. एग्जांपल ऑब्जर्वेशन बाय इंटरनल ऑब्जर्वेशन ऑफ आईसी. तो ठीक है, देखो मैंने सिंपल शॉर्ट में लिख दिया ऑब्जर्वेशन ऑफ आईसी बाय द ऑडिटर. तो इतना ही पढ़ना है मुझे नहीं पूरा पढ़ना है. समझ रहे हो आप? मुझे नहीं पूरा पढ़ना है. एग्जाम में 1 डे मिलता है, 1 डे में पूरा पढ़ूंगी तो फिर क्या ही लिखूंगी ना. बाकी भी तो पढ़ने हैं ना. तो ये 1 डे के हिसाब से प्रिपरेशन होती है ऐसी. Then the next point is computation. So example, जो auditor है he will compute depreciation first, then check whether matches or not. ठीक है, computation कैसे करेगा वो? computation कैसे करेगा? जैसा रिकॉर्ड्स में दिया है, जैसा डेटा में दिया है, वैसे उस हिसाब से चेक करेगा क्या? जैसे हम करते हैं, हमको चीज़ें रिवाइज करनी होती है, हम फटाफट पेज पलट जाते हैं. हाँ हो गया, हाँ नहीं. तो पहले सोचो, क्वेश्चन दिया है उसका आंसर सोचो, फिर उसको मैच करो बराबर है क्या. दैट्स कंप्यूटेशन. सो पहले वो डेप्रिसिएशन जैसे उसको कैलकुलेट करना है, तो पहले वो डेप्रिसिएशन देखना है बराबर है या नहीं. वो पहले कैलकुलेट करेगा अपने हिसाब से, फिर मैच करेगा बराबर है या नहीं. सो मेक्स कैलकुलेशन एंड वेरीफाइज द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ठीक है. एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? कंपेयरिंग मैनेजमेंट एफिशिएंसी फ्रॉम रिजल्ट ऑफ पास्ट ईयर. क्या बोला मैंने? एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब यूर कंपेयरिंग मैनेजमेंट एफिशिएंसी फ्रॉम रिजल्ट ऑफ द पास्ट ईयर्स. ठीक है. इसमें क्या दिखा है? एनालिटिकल प्रोसीजर रिकॉन्सिलिएशन, रेशियो एनालिसिस, वेरिएंसेस एनालिसिस, then marginal costing, standard costing. may change his technique. Auditor may change his technique. Select the ये क्या order studies the nature of the business also prevailing circumstance. Selects the technique to be applied while conducting the audit. He may also change the technique. So I hope अपने को इतना समझा होगा. एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब कंपेयरिंग मैनेजमेंट एफिशिएंसी फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द पास्ट ईयर. और उसके बाद आप डाल देना अपने मन से जो डालना है. सो आई होप IAUC अपने को समझ में आएगा. IAUC इज इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, एंड देन ऑब्जर्वेशन बाय ऑडिटर ऑफ IC विच इज इंटरनल कंट्रोल. CA से है कंप्यूटेशन, C से है एंड A से एनालिटिकल प्रोसीजर. तो अगर हम अब यहाँ पे आए, ऑडिट प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? तो ऑडिट प्रिंसिपल मतलब IAO the W. तो IAO which is integrity, independence, objective. ठीक है. CS तो that's confidentiality. S से था आपका skills and competency and PADA. So P से planning, A से audit evidence, दूसरे A से audit रिपोर्टिंग एंड ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. ठीक है. D से था डॉक्यूमेंटेशन, एक और से था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट. So PADA, IAU, CS PADA, W से था work performed by others. So this is I'm done with audit principle. When if question comes up and ask me what do you understand by audit technique, तो मैं बोलूँगी IAOC. IAO से क्या आ जाएगा? I से आ जाएगा बेटा I से नहीं इंडिपेंडेंस से आएगा. I से आएगा आपका इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड. एक और I से आ जाएगा इंक्वायरी एंड कन्फर्मेशन. O से आ जाएगा ऑब्जर्वेशन. C से आ जाएगा कंप्यूटेशन एंड A से आ जाएगा एनालिटिकल प्रोसीजर एंड यू आर डन विथ इट. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ कि ऑडिट प्लानिंग किसको बोलते हैं. और मेरे जैसा कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट. कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा जो आपको, अभी क्या ही बोलूँ, छोड़ो, इतनी तारीफ करना अच्छी चीज़ नहीं है खुद की. So let's understand the question first. क्वेश्चन बोला है what elements to be included in the process of audit planning. तो ये एलिमेंट जो सारे ऑडिट प्लानिंग के. ऑडिट प्लानिंग क्या है वो ऊपर दिया है. समझा? इसको समझा आपको. ऑडिट प्लानिंग तो ठीक है सब लिख सकते हैं. ऑडिट what are the elements to be included in the process of audit planning. Since our exams are very near, I'm not wasting my time in saying what exactly the audit planning is. वो हम खुद भी लिख सकते हैं. चलो
सो वट एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग, ऐसा क्या एलिमेंट है जो हमको ऑडिट प्लानिंग के दौरान इंक्लूड करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, क्यों ऑडिट कर रहे हो, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, एरियाज एंड इश्यूज इन्वॉल्व क्या है, ऑडिट टेक्निक क्या होने वाला है जो आप अपॉइंट करोगे, चेक पॉइंट चेकलिस्ट कुछ बनाई है क्या, ठीक है, अलोकेशन ऑफ वर्क अमॉन्ग्स द स्टाफ, टाइम स्केड्यूल्स एंड फॉर कंप्लीशन, लाइन्स फॉर सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट, areas to be classified on risk criteria, then there is extent of detailed examination, extent of detailed examination, evaluation of IC, material consideration, contents of the report। आप ना कंफ्यूज हो जाओगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द आंसर में, अब जैसे ये एक्सटेंट ऑफ डिटेल एग्जामिनेशन है, ये आपको दूसरे भी 3-4 आंसर में मिल जाएगा। जैसे पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको हर आंसर में मिल जाएगा, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो ये लिख देना पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स टू बी, समझना मेरी बात को, हम ऑडिट प्लान करने जा रहे हैं, करेक्ट है, हम ऑडिट प्लान कर रहे हैं ना, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट हैज टू बी देयर इन ऑडिट प्लानिंग, ठीक है। सो भाई ऑब्जेक्टिव क्या है कि अच्छा मैं इसको छोड़ दूं, मैं इसको नहीं देखूं, तो भी मैं अपने मन से क्या बोल सकती हूँ वो बताती हूँ। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट की टेक्निक्स क्या है, ऑडिट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, ऑडिट की टेक्निक, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कितना रहेगा, एक्सटेंट ऑफ एविडेंस कलेक्शन कितना रहेगा, डिटेल एग्जामिनेशन कितना रहेगा, वो 4 मुझे याद आए हैं अभी तक। और ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोग्राम लिख दूंगी क्या होता है, क्या होगा ऑडिट प्रोग्राम, प्रोसीजर वगैरह कैसा होगा, और क्या चेकलिस्ट के बारे में, ऑडिट चेकलिस्ट के बारे में दिया है। और क्या हो गया, अभी तक जो पढ़ा उसमें से कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा, लेट्स सी दैट। और पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव बोला, लीगल फ्रेमवर्क नहीं बोला था, एरियाज एंड इश्यूज इन्वॉल्व, चेक पॉइंट्स बोला था, अलोकेशन ऑफ वर्क अमॉन्ग द स्टाफ नहीं बोला था, टाइम शेड्यूल्स बोला था, लाइन्स फॉर सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट नहीं बोला था, एरियाज टू बी क्लासिफाइड एज रिस्क क्राइटेरिया, एवेल्युएशन ऑफ आईसी। देखो एक चीज़ तो आप मेरी नोट ही कर लो, जहाँ जहाँ पे आपको रिस्क और आईसी दिखता है ना, हर आंसर में रिस्क और आईसी घुसा के ही आना, बहुत सारे आंसर में। सो एरियाज टू बी क्लासिफाइड एज रिस्क क्राइटेरिया, एवेल्युएशन ऑफ आईसी, contents of the report, materiality consideration, so these are the thing जो easy है, अगर मैं उसको साइड कर लूँ, सी टेक्निक, चेक पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, then issues involved, legal framework, allocation of work amongst the staff, time, line for submission, मटेरियल कंसिडरेशंस, कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट, बस इतना ही है, सो अभी अगर मैं आपको पूछती हूँ व्हाट आर द एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, तो क्या बताओगे मुझे बताना। तो सबसे पहले तो एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, ऑडिट प्लानिंग में एलिमेंट्स क्या क्या आ सकते हैं, तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इश्यू इन्वॉल्व है, ऑडिट का टेक्निक क्या है, ऑडिट का चेकलिस्ट क्या है, ये 4 तो इधर ही हो गए। फिर मटेरियल कंसिडरेशंस क्या है, आईसी और आरएम का एक पॉइंट लिख दिया, आरएम रिस्क इन्वॉल्व एंड आरएम आईसी विच इज़ इंटरनल कंट्रोल के बारे में एक पॉइंट लिख दिया, 3 पॉइंट मेरे फिर भी बच रहे हैं। फिर एक वो स्टाफ का था ना, वर्क क्लासिफिकेशन कैसे किया है आपने अमॉन्ग द स्टाफ, फिर क्या है, जितना कोशिश हो सकता था बोला मैंने। कंटेंट्स ऑफ द रिकॉर्ड्स क्या होगा, लाइन ऑफ सबमिशन के बारे में है चीज़ें, तो देखते हो मैंने सब बोला क्या। लीगल फ्रेमवर्क नहीं बोला, ऑब्जेक्टिव, लीगल फ्रेमवर्क, इश्यूज इन्वॉल्व, टेक्निक, चेक पॉइंट, अलोकेशन ऑफ वर्क बोला था, टाइम नहीं बोला था, लाइन्स फॉर सबमिशन बोला था, रिस्क, आईसी, कंसिडरेशन एंड कंटेंट्स ये सब बोला था। तो दिस इज जस्ट वो रिविजन के ऊपर है, मल्टीपल रिविजन के ऊपर है, उसी के बाद आप याद कर पाओगे। फिर भी मैं कोशिश करा रही हूँ चिल्ला के पढ़ाने की। नाउ द क्वेश्चन इज एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, ठीक है, आपको ऑडिट प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, की क्यों ऑडिट प्लानिंग करना है। अब ना मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कि मुझे एक बात बताना, जब हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ का कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, भाड़ में जाए ऑडिट फिलहाल के लिए, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों करना है प्लानिंग। अगर मैं अपना टाइम टेबल प्लान कर रही हूँ एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट सी आई डू दैट, look at this one, this is my planning, this is how I plan. So if you do it either enough or that would be never, so this is my planning. So now let's understand from this point of view कि ठीक है, अभी मैंने ये जो प्लानिंग की थी तो क्या होगा, ये प्लानिंग करके मैं क्या उखाड़ लूँगी, ऑडिट छोड़ दो, ये जो मैंने अभी टाइम टेबल बनाया है, ये जो मैंने प्लानिंग की है,
कि मैं ऐसे करूँगी, 2021 में मैं ये करूँगी, 2022 में ये करूँगी, 2023 में ये करूँगी, 2025 तक मुझे खर्चे क्या मिल जाएगा, क्या उखाड़ लूँगी मैं। एक तो टाइम बाउंड मिल जाएगा मुझे, टाइमली कंप्लीशन हो जाएगा मेरे प्रोजेक्ट का, ठीक है। प्लानिंग से क्या होगा कि मेरा एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, ठीक है। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, प्लानिंग के हिसाब से बोल रही हूँ, बाद में हम अपन पॉइंट मैच करते हैं। मैनी मोर तो फिर इसमें ये हो जाता है कि जब हम बात करते हैं बेसिकली एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग की ऑडिट प्लानिंग करके क्या उखाड़ लेंगे। एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट, क्वालिटी अच्छा रहेगा ऑडिट का, डॉक्यूमेंटेड होगा ऑडिट प्लान बिकॉज वंस यू प्लानिंग यू आर डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स। क्लबिंग ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप्स की क्लबिंग में क्या लिखा है that the interrelated steps and events should be clubbed together. So when you're planning your basically having a rough thing ना, कि जैसे अब हम अपने सब्जेक्ट्स का प्लान करते हैं, जीआरएमसी में इतने चैप्टर बाकी है, इसमें इतने चैप्टर बाकी है, डीपी में इतने चैप्टर बाकी है, फिर हम उसको क्लब करते हैं ना कि ये दिन में 3 घंटे जीआरएमसी करते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा 1 घंटा डीपी कर लूंगी. So this is how clubbing of interrelated steps, finalization type of audit plan. So the element of an audit plan may be similar for different audit entities. क्या बोला मैंने? The element of an audit plan कि जो audit plan आप एक कंपनी के लिए बना रहे हो, that may be different, that obviously would gonna be a different for different auditee. However, the actual contents may differ from auditee to auditee enterprises and or nature, type and objective of the audit or authentication assignment. मतलब फाइनलाइजेशन टाइप ऑफ ऑडिट प्लान में सिर्फ इतना बोला है कि जो आप एक ऑडिट प्लान एक एंटाइटी के लिए, एक ऑडिटी एंटाइटी के लिए बना रहे हो, जरूर नहीं है वो ऑडिट दूसरे ऑडिटी एंटाइटी के लिए भी सेम होगा. इट वुड बी डिफरेंट ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड ऑथेंटिकेशन of the assignment. Now independent review of audit plan. So basically when we are doing the audit planning, first of all, aren't we independently reviewing the audit? Aren't we doing that? So let's understand, the audit plan should be reviewed by, अच्छा इसमें सिर्फ इतना दे दिया है that the audit plan should be reviewed by the experienced auditor, normally not engaged on the assignment. बहुत बेसिक दिया है, बहुत बेसिक दिया है, खाली इतना याद कर लो, ये अपने मन से लिखना. फ्लेक्सिबिलिटी है कि ऑडिट प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, नेसेसरी दिया है, क्या दिया है. Reaching conclusion. So audit involves the collection and analysis of fact and data sufficient to reach reliable and valid conclusion about the subject of the audit. Then training and communication to audit staff. So the auditing staff should be made familiar to the quality control policies and procedure. More of something like it's looking like a feature, but ठीक है. Essentials of audit planning की essentials मतलब क्या importance है audit plan करके क्या उखाड़ देंगे, ठीक है. So ensuring the quality of the audit, see इसको ऐसे याद रखना, क्वालिटी, ठीक है. सेकंड में है डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, थर्ड में है क्लबिंग हो जाएगा स्टेप्स का, ठीक है. फाइनलाइजेशन टाइप ऑफ ऑडिट प्लान, इसमें क्या आता है, द एलिमेंट ऑफ ऑडिट प्लान में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ऑडिट प्लान. इसको फाइनलाइजेशन टाइप ऑफ ऑडिट प्लान, ठीक है, लिख लो अब इसको पूरा, और इसको ये वाला भी देख लेना, यहाँ से भी नोट डाउन कर लेना दैट एलिमेंट ऑफ ऑडिट प्लान में be similar for may be similar for different audit entity. However the actual contents कि ऑडिट प्लान सिमिलर हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल कंसेंट होता है, कंटेंट्स होता है ना ऑडिट प्लान के अंदर का, मे डिफर फ्रॉम ऑडिटी टू ऑडिटी. देन इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ ऑडिट प्लान, फ्लेक्सिबिलिटी, रीचिंग कंक्लूजन पे कर लो, ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग टू ऑडिट स्टाफ. तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स, जितने मार्क के उतने, कि क्वालिटी, डॉक्यूमेंटेड, क्लबिंग होना चाहिए स्टेप्स का, फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट प्लान, इंडिपेंडेंट रिव्यू, फ्लेक्सिबिलिटी, कंक्लूजन, ट्रेनिंग टू ऑडिट स्टाफ. नाउ हाउ डू वी रिमेंबर दिस? दैट्स द बेसिक ट्रिक. क्वालिटी, डॉक्यूमेंटेड, क्लबिंग स्टेप्स, फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट, इंडिपेंडेंट रिव्यू, फ्लेक्सिबिलिटी, कंक्लूजन एंड ट्रेनिंग. ये है भी थोड़ा सा टेक्निकल टाइप, तो इसका कुछ बन नहीं सकता. ट्रेनिंग हो रही थी, लेट मी जस्ट चेक. नहीं, इसका कुछ नहीं बन सकता. बेसिकली हैव टू रिमेंबर दिस, दैट्स व्हाट यू कैन डू दैट. एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग रिमेंबर, याद रखना पड़ेगा, या तो फिर देखने दो मुझे, ठीक है. तो इसका मुझे मिल गया, इसका बना लो 50 CD. 50 CD भी कैसा, वाई नहीं आएगा, वाई की जगह पे ही आएगा. होल्ड ऑन, अगर आपको उस तरह से याद रह सके तो 50
डी, जिसमें से ई मतलब ये वाला आपको लेना है, इंश्योरिंग क्वालिटी। बाकी सब लिया हुआ है, बाकी सबका फर्स्ट वर्ड लिया हुआ है। सो एफ से हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी, देन आई से होगा इंडिपेंडेंट रिव्यू, फिर एफ से हो जाएगा फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट, टी से हो जाएगा ट्रेनिंग, ई से हो जाएगा इंश्योरिंग क्वालिटी, सी से हो जाएगा एक तो क्लबिंग स्टेप, एक हो जाएगा रीचिंग कंक्लूजन, नहीं सर रीचिंग छोड़ दो, सिर्फ कंक्लूजन। तो सी हो गए 2, एनडीए के है। डी से क्या है, डॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्लान। ऑलराइट, 50 CD। तो आई होप अभी तक समझ में आ गया रहेगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग विच इज एसेंशियल ऑफ ऑडिट प्लानिंग, कि एसेंशियल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ऑडिट प्लानिंग का, तो दैट्स 50 CD। सो दैट्स फ्लेक्सिबिलिटी, आई से इंडिपेंडेंट रिव्यू, टी से आगे आपका ट्रेनिंग, एक एफ छोड़ दिया था मैंने, विच इज फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट प्लान, टी से आगे आपका ट्रेनिंग, ई से आगे आपका इंश्योरिंग क्वालिटी, सी से आगे कंक्लूजन, एक और सी था उससे आ गया आपका क्लबिंग ऑफ द इंटर रिलेटेड स्टेप, एंड डी से आगे आपका डॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्लान, एंड दिस इज हाउ वी आर डन विद दिस वन ऑल्सो। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच इज रिस्क असेसमेंट। सो बेसिकली रिस्क असेसमेंट क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स यू हैव सीन रिस्क असेसमेंट वाला क्वेश्चन, रिस्क असेसमेंट वाला पॉइंट। सो ऑडिटिंग रिस्क मीन्स दैट एन ऑडिटर एक्सेप्ट प्रिज्यूम्स सम लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑडिटिंग रिस्क क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑडिटिंग रिस्क क्या हो सकता है, तो मीन्स दैट एन ऑडिटर एक्सेप्ट या फिर प्रिज्यूम सम लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क, आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन टू, which means that the auditor accept the risk that the audit opinion given by the auditor might be wrong. Only a very small degree of audit risk would be acceptable, as otherwise the audit process may lose its purpose. कि ठीक है गलती एक्सेप्टेड है बट बहुत स्मॉल अमाउंट की, आप भारी भरकम गलती कर दो, बोल दो अरे ये तो ऑडिट रिस्क है तो नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। इसके भी 3 पॉइंट है, विच इज इनहेरेंट रिस्क होता है एक तो, एक होता है जो रिस्क है कि जो कंट्रोल कर सकते हैं, एक होता है डिटेक्शन रिस्क। तो इसका क्या बन सकता है, CID, ठीक है। CID क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क होता है, डिटेक्शन रिस्क होता है, और कंट्रोल रिस्क होता है। फिर ना ये तीनों का मतलब क्या होता है देखना है यहाँ पर, दिख रहा है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेरेंट रिस्क, पहले बता देती हूँ, इनहेरेंट रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं जो कंपनी में स्टार्टिंग से होते हैं, जिसको आप मिटिगेट ही आपको करना पड़ेगा, आप उस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। कि कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, बट इनहेरेंट रिस्क आर काइंड ऑफ रिस्क विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। सो इनहेरेंट रिस्क इज द susceptibility मतलब lack of exercise is susceptible to disease, कारण आई गेस रीजन फॉर डिजीज। तो अगर एक्सरसाइज कम करोगे तो डिजीज हो जाएगा, ससेप्टेबल टू डिजीज मतलब रीजन। तो इनहेरेंट रिस्क इज द रीजन, या फिर ठीक है मतलब काइंड ऑफ समझ गया रहेगा। सो इनहेरेंट रिस्क इज अ ड्यू टू inherent risk is due to class of transaction to misstatement that could be material individually or when aggregated with misstatements in other transaction, assuming that there were no related internal control. For example, genuineness of the related party transaction. कंपनी में IC नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, fact being likely to be harmful influenced by this. इसका मतलब होता है susceptibility का मतलब होता है, susceptibility का मतलब होता है influenced by this. So inherent risk is influenced by class of transaction to misstatement that could be material individually or when aggregated with misstatement in other transaction, assuming that there were no related internal control. Assume करें कि related inter control नहीं है. For example, genuineness of related party transaction को आप अगर इग्नोर कर रहे हो तो वो चीज़ है. देन कंट्रोल इसको छोड़ दो, नहीं लिख पाओगे आप. इनहेरेंट रिस्क मतलब ऐसे रिस्क जो मिटिगेट नहीं हो सकते, जो आप मिटिगेट हो सकते हैं, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो रिस्क को. कंट्रोल रिस्क क्या होता है, बेसिकली इनहेरेंट रिस्क मतलब कि कंपनी में IC नहीं है, इंटरनल कंट्रोल ढंग का नहीं है. कंट्रोलेबल रिस्क मतलब कि कंपनी में जो इंटरनल कंट्रोल है IC है लेकिन प्रॉपर नहीं है,
ठीक है, सो देखना यहाँ पे कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट अ मिस स्टेटमेंट दैट कुड ऑकर इन अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड दैट कुड बी मटेरियल इंडिविजुअली व्हेन एग्रीगेटेड विद मिस स्टेटमेंट और अदर ट्रांजैक्शन विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड एंड करेक्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस बाय द आईसी. सो एग्जांपल डिले इन द फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स. तो आईसी है कंपनी में लेकिन बराबर नहीं है, दैट इज कंट्रोल रिस्क. डिटेक्शन रिस्क इज द रिस्क दैट एन ऑडिटर substantive audit procedure will not detect a misstatement that exists in a class of transaction that could be material individual when aggregated with misstatement or the transaction. For example, by certification of e-firm, the auditor has overlooked the compliance. क्या बोला देखना, while certification of e-firm, the auditor has overlooked the compliance of the secretarial standard. Overlooked it. So detection risk is the risk that an auditor's substantive audit procedure will not detect a misstatement that exists in a class of transaction that could be material individually or when aggregated with misstatement or other transaction. For example, while certification of e-firm, the auditor has overlooked the compliance of the secretarial standard. So the auditor should maintain the high level of assurance, confidence while expressing the audit opinion, and this is the most important step in the audit planning to ensure that the audit team will gather competent, relevant and reasonable audit evidence at a minimum cost. So there is an inverse relationship between materiality and the level of audit risk. ठीक है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क. मतलब अगर मटेरियलिटी ज़्यादा है तो ऑडिट रिस्क कम रहेगा, ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी अगर कम है तो ऑडिट रिस्क ज़्यादा रहेगा. So that is the higher the materiality, the lower the audit risk and vice versa. Materiality ज़्यादा है तो risk कम रहेगा वैसा. चलो ठीक है. So what did we understand by this is in CID, which is control risk, inherent risk and detection risk. So basically all I understood here is जब हम इनहेरेंट रिस्क की बात करते हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्क विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट हैज़ टू बी मिटिगेटेड इन अ कंट्रोल फैशन. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इनहेरेंट रिस्क इज मोस्टली ड्यू टू द ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज़ नो इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं ढंग का. कंट्रोल रिस्क मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो बट आपका आईसी है, इट मीन्स आईसी है लेकिन प्रॉपर नहीं है. डिटेक्शन रिस्क मतलब बराबर है सब कुछ, बिकॉज जो ऑडिटर है उसका हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दिस काइंड ऑफ. So the next one is collection of information records of auditing. I just wanted to see it's that okay. This is all different things. Okay. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिट. इसमें क्या बोला है देखना, ये लाइन समझने की कोशिश करना. ऑडिट रिसोर्सेज आर फोकस्ड ऑन द एरियाज ऑफ ग्रेटेस्ट रिस्क. क्या बोला मैंने, जो ऑडिट रिसोर्सेज है ना आर फोकस्ड ऑन द एरियाज ऑफ ग्रेटेस्ट रिस्क. An audit method which meet audit objective at minimum cost are adopted in obtaining competent, relevant and reasonable evidence to support the audit judgment and conclusion. Again, collection of information records of auditing. Audit resources are focused on the areas of greatest risk and audit methods which meet audit objective at minimum cost. मतलब आप जो audit objective meet कर रहे हो ना, जो evidence आप कर पा रहे हो, you have to meet it at minimum cost are adopted in obtaining competent, relevant and reasonable evidence to support the audit judgment and conclusion. So the audit team should familiarize itself with operation and same operation and organization of the audit entity, financial statement, regulatory framework, general legal framework, understand the accounting process, access the overall control environment, perform preliminary analytical procedure, analyze the financial statement into account areas. So collection of information records of auditing में क्या बोला है, that the audit team should do this. This is very basic thing. This is, I don't think so this can come in exam, but ठीक है, अगर ये line आता है by chance that audit resources are focused on the areas of greatest risk and audit method which can meet audit objective at minimum cost are adopted. So if this line comes up then you have to write this one, that the audit team should familiarize itself with कंपनी का क्या ऑपरेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, जनरल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग प्रोसेस, एक्सेस द ओवरऑल कंट्रोल एनवायरमेंट, परफॉर्म प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू अकाउंट एरियाज. देन व्हाट इज नेक्स्ट,
बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट चेकलिस्ट। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट चेकलिस्ट क्या होता है? ऑडिट चेकलिस्ट पता है ना सबको कि ये चीज़ें अपने को कंप्लीट करनी है, ठीक है। जो भी चीज़ें अपने को ऑडिट करनी है, एक से मिनिमम चीज़ें यू मेंटेन दैट। सो द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट चेकलिस्ट क्या होगा कि प्रमोट प्लानिंग फॉर द ऑडिट। अगर आप चेकलिस्ट बना रहे हो कि मुझे ये चैप्टर करना है, चेकलिस्ट इज व्हाट इज चेकलिस्ट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेकलिस्ट? What do you understand by checklist? I'll let you know. What do you understand by checklist? So basically, this has been prepared. This is the timetable, and this is the checklist. That these are the this thing chapters that would remain if I plan this one. If I'm planning the schedule, these are still the chapters that would remain untouched. These chapters I have to complete once I finish that timeline. सो दिस इज द चेकलिस्ट। ओके, ये चैप्टर्स बाकी रहेंगे। अच्छा, डीडी में कुछ नहीं करना, यू नो क्या है वो, सीआरआई में कुछ नहीं करना। सो दीज काइंड ऑफ चेकलिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो चेकलिस्ट से क्या होगा? प्रमोट होगा प्लानिंग फॉर द ऑडिट। प्रमोट प्लानिंग कर पाओगे ढंग से। एंश्योर कंसिस्टेंट ऑडिट अप्रोच रहेगा। एक्ट एज अ सैम्पलिंग प्लान एंड टाइम मैनेजर। एज आई सेड, सैम्पल रहेगा ना भाई, ये करना है सुबह उठ के, ये ऐसा तो नहीं सुबह उठ के 2 बार बुक खोलती फिर पता ही नहीं क्या करना है। सर्व एज अ मेमोरी एड। मेमोरी का काम करेगा, अच्छा मुझे ये इतने बजे ये करना है। सर्व एज अ मेमोरी एड। प्रोवाइड अ रिपोजिटरी फॉर नोट्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस। असिस्टेंट टू द ऑडिट प्रोसेस। अच्छा, फिर उसके बाद ये चीज़ें भी दी गई है। Provide a repository for notes collected during the audit process. So audit checklist provide assistance to the audit process. Auditor needs to be trained in the use of particular checklist. ये benefit है audit checklist का। Maximum information by using good questioning techniques. Checklists help to ensure that the audit is conducted in a systematic and comprehensive way. Provide the structure and continuity to the audit to ensure that the audit scope is being followed. Means of communication and a place to record data for use of future reference. Provide a record, okay. Can be used as information base. Can be provided to the auditee ahead of the on-site auditor. ये मैं अगर एग्जाम में आता है तो मन से ही लिखना पड़ेगा कि चेकलिस्ट का क्या बेनिफिट होता है। तो एक तो मेरी प्लानिंग ढंग की हो जाएगी, कंसिस्टेंट ऑडिट अप्रोच मिलेगा, सैम्पल का काम करेगा, मेमोरी एड का काम करेगा। इट प्रोवाइड्स अ रिपोजिटरी फॉर नोट्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस, असिस्टेंस टू ऑडिट प्रोसेस। देन ऑडिटर नीड टू बी ट्रेन्ड इन द यूज ऑफ पर्टिकुलर चेकलिस्ट, ठीक है। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग गुड क्वेश्चनिंग, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चेकलिस्ट असिस्ट ऑन ऑडिटिंग टू परफॉर्म बेटर, अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। चेकलिस्ट हेल्प टू इंश्योर दैट द ऑडिट इज कंडक्ट सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ऑडिट कंडक्ट हो जाएगा। चेकलिस्ट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड कंटिन्यूटी टू द ऑडिट स्कोप। देन चेकलिस्ट प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड अ प्लेस टू रिकॉर्ड डेटा, ठीक है। अ कंप्लीटेड चेकलिस्ट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट द ऑडिट वाज परफॉर्म्ड। अ चेकलिस्ट प्रोवाइड अ रिकॉर्ड। चेकलिस्ट कैन बी यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट बेस फॉर प्लानिंग फ्यूचर ऑडिट। चेकलिस्ट कैन बी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर हेड ऑफ ऑन-साइट ऑडिट। खत्म। देन कम सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स में क्या दिया देखना। अभी और कितना करना है यार। है फिर भी काफ़ी, 4 पेज तो दिख रहा है। और ट्राई टू अंडरस्टैंड सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टेक्निक। की ऑडिट टेक्निक को कैसे सिलेक्ट करोगे, कौन सा टेक्निक लेना है, कब लेना है, ये ऑडिट टेक्निक बहुत बार आएगा। सिलेक्शन कैसे करोगे इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेना। इन द प्लानिंग फेज ऑडिटर रिव्यू करता है आईसी को। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टेक्निक, आपको किस तरह का टेक्निक लेना है इसके पहले आपको कंपनी को समझना पड़ेगा, कंपनी का क्या प्रोसेस है, कंपनी का क्या कंपनी का रिलायंस, हम कितना रिलायंस कर सकते हैं कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पे। सो इन द प्लानिंग फेज ऑडिटर रिव्यू करता है आईसी कंपनी का। बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑडिटर आइडेंटिफाई कंट्रोल रिस्क एंड अदर रिस्क, कि कौन से रिस्क को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोलेबल रिस्क कौन से होते हैं जिसमें आईसी तो बट प्रॉपर आईसी है लेकिन प्रॉपर नहीं है। कंट्रोल रिस्क जो हम कंट्रोलेबल है, जो कंट्रोल किया जा सकता है, तो कौन से कंट्रोलेबल है, कौन से अदर रिस्क है। सो एंड कीप दीज इन कंसिडरेशन वाइल दे स्टार्ट गैदरिंग ऑडिट एविडेंस। व्हेन द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस आर सिग्निफिकेंट एंड ऑडिटर प्लान टू रिलाई ऑन द कंट्रोल्स इन प्लेस, सच कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड। जब ऑडिटर बोल रहा है कि भाई मैं मानता हूँ कि कंट्रोल बराबर है, कंट्रोल का प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का आईसी बराबर है, लेकिन फिर भी कोई सिग्निफिकेंट नॉन कंप्लायंस हो रहा है और कंपनी का ये जो ऑडिटर है वो ये बोल रहा है कि ठीक है कंपनी का इंटरनल कंट्रोल तो तगड़ा है, लग रहा है मेरे को तगड़ा ही है,
सो व्हेन कंट्रोल्स आर नॉट कंसीडर्ड रिलायबल, देखना क्या बोला, कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड टू बी, तो उस टाइम पे आपको कंट्रोल को एक बार टेस्ट करना पड़ेगा, और कंट्रोल को जब आप बोल रहे हो कि कंट्रोल रिलायबल नहीं है, देन ऑडिटर प्लान्स एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू द आइडेंटिफाइड रिस्क. Auditors perform additional substantive procedure when there are significant risk of non-compliance. So the compliance auditor will often need to combine and compare evidence from different sources in order to meet the requirement for sufficiency and appropriateness of audit evidence. Professional judgment needs to be exercised in considering the quantity and quality of available evidence when performing. ठीक है, मेरे को इतना ही मटेरियल लगा कि सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टेक्निक कैसे करोगे, तो ये छोड़ दो कि ये आंसर है इसका, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा ऑडिट टेक्निक अपने को किस ऑडिटी के लिए अपनाना है, किस प्लान के लिए अपनाना है. अगर कंपनी का आईसी अच्छा है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, आप रिलाई कर सकते हो, तब तो अच्छी बात है अगर कंपनी का आईसी अच्छा है. लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि नॉन कंप्लायंस हुए, सिग्निफिकेंट नॉन कंप्लायंस हुए, और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे तभी भी लग रहा है कंपनी का आईसी बराबर है, तो आप एक बार उसके आईसी को चेक करोगे, आप टेस्ट करोगे. अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कंपनी का आईसी बराबर नहीं है, फिर आप क्या करोगे, आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज़ करोगे उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए. दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट टेक्निक्स. Then there is how would you gather and evaluate the evidence. Here you go. अब इसमें देखना, evidence gathering and evaluation is a simultaneous, systematic and an iterative process and involves these things. क्वेश्चन ये आ सकता है, give your statement on ये पहले statement आ जाएगा that evidence gathering and evaluation is simultaneous, systematic and iterative process. Give your view on that, give your opinion on that, examine that statement. कहाँ से समझोगे, कहाँ से क्वेश्चन आया, समझना पड़ेगा. आप तो कहीं और ही चले जाओगे, किसी और चैप्टर में ढूंढने लगे हुए. सो दिस इज व्हाई आई हैव हाईलाइटेड दैट दिस थिंग, दैट एविडेंस गैदरिंग एंड इवैल्यूएशन, कि एविडेंस को कलेक्ट करना, उसको इवैल्यूएट करना, ये एक साइमल्टेनियसली, एक सिस्टमैटिक और एक कंटिन्यूस, इटरेटिव मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा. एग्जाम्पल, यू कलेक्टेड 250 एविडेंस बट यू विल सॉर्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस उसमें से कौन से हैं फ्रॉम दैट एंड देन विल मेक रिपोर्ट बेस्ड ऑन इट. ये कौन से इस पॉइंट का, ठीक है. सो सबसे पहले क्या लिखा है, दैट गैदरिंग एविडेंस बाय परफॉर्मिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर. सबसे पहले आप गैदर करोगे एविडेंस को, आप इवैल्यूएट करोगे एविडेंस ऑब्टेन्ड एज टू इट्स सफिशिएंसी, क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस. ठीक है. रीअसेसिंग करोगे रिस्क को. अभी हमने पढ़ा ना रीअसेसमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है, बताओ मुझे. रिस्क असेसमेंट क्या होता है, अच्छा रीअसेस बोला है क्या, बट ठीक है. रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ये तो ऑडिट रिस्क हैज 3 कंपोनेंट. अगर कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क पूछा, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिख दो. ये पता है आईसीएसआई बिना कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है, दिमाग खराब है आईसीएसआई का, बट कुछ बोल नहीं सकते. कंपोनेंट ऑफ, इसलिए सब कुछ लिख के रखना पड़ता है. कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, ठीक है. सो ये रिस्क असेसमेंट का पॉइंट तो था बेसिकली, बट समवेयर अगर कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क पूछा तो यही लिखना है, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क. कुछ भी पूछ सकता है, आई एम टेलिंग यू, कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क ये है. चलो इतना समझा फिर. सो अब ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्योंकि हमको ये बता रहा है कि भाई जो एविडेंस गैदरिंग का काम है ना, एविडेंस को आप गैदर कर रहे हो, आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, फिर आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. तो आप एग्जामिन करो स्टेटमेंट को. तो सबसे पहले काम होता है कि हम ऑडिट प्रोसीजर के हिसाब से एविडेंस को गैदर करेंगे, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे बेस्ड ऑन इट्स सफिशिएंसी एंड इट्स अप्रोप्रिएटनेस, रीअसेस करेंगे रिस्क को एंड गैदर करेंगे फर्दर एविडेंस. उसके बाद बोला है दैट प्रोसेस शुड कंटिन्यू अंटिल द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट कि अप्रोप्रिएट एविडेंस एग्जिस्ट करता है. दिस इज वाई दिस इज कंटिन्यूस एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर. इसमें कुछ नहीं है, इसमें पीछे भी है क्या, नहीं ना जी, दूसरा क्वेश्चन है. व्हाट आर द टेक्निक्स टू बी यूज्ड टू गैदर ऑडिट एविडेंस, रियली. So to provide a basis for the auditor's conclusion, audit evidence is gathering using a variety of techniques such as the following. अब कैसा है ना, इस क्वेश्चन बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आप बताओ कि ऑडिट एविडेंस इज वेराइटी, नहीं मैंने लिखा है पीछे, होल्ड ऑन.
व्हाट आर द टेक्निक्स टू बी यूज टू गैदर ऑडिट एविडेंस, क्योंकि पीछे वही आंसर दिया पूछा पूरा कि व्हाट आर द टेक्निक्स टू बी यूज टू गैदर द ऑडिट एविडेंस, लेकिन आईसीएसआई क्या करेगा, वो नहीं पूछेगा, वो नहीं बताएगा आपको, क्वेश्चन ये देगा कि एविडेंस गैदरिंग जो होता है एंड इवैल्यूएशन इज अ साइमल्टेनियस, इज अ सिस्टमैटिक एंड इज एन इटरेटिव प्रोसेस, एग्जामाइन योर स्टेटमेंट ऑन दैट। तब आपको ये याद होना चाहिए कि इसका आंसर ये था कि सबसे पहले हम एविडेंस को गैदर करते हैं, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, रीअसेस करते हैं और चेक करते हैं कि वो अप्रोप्रिएट है। जब तक वो अप्रोप्रिएट होता है नहीं होता तब तक हम वो प्रोसेस को कंटिन्यू करते ही रहते हैं। दिस इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, अब इसको अगर मैं होने के बाद छोड़ दूँ और मैं पूछूँ व्हाट आर द टेक्निक्स टू बी यूज टू गैदर ऑडिट एविडेंस, कि कौन से टेक्निक को हम यूज़ करके बोलेंगे, कौन से टेक्निक को हम यूज़ करेंगे टू गैदर ऑडिट एविडेंस, तो डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, स्क्रूटनी, टेस्टिंग, इंटरव्यूज एंड एनालिसिस, क्वेश्चनर्स, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट। अच्छा, ये कहीं और भी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेस्टिंग, इंटरव्यूज एंड एनालिसिस कौन से चैप्टर में था, होल्ड ऑन, आई गेस 14 चैप्टर में था, बट ठीक है, डजंट रिमेंबर टुडे। सो व्हाट आर द टेक्निक्स टू बी यूज टू गैदर ऑडिट एविडेंस, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, स्क्रूटनी, टेस्टिंग, इंटरव्यूज एंड एनालिसिस, कि आप कैसे, आप छोड़ दो इसको, इस पॉइंट को छोड़ दो, आप एविडेंस कैसे निकालोगे। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, अब समझो पर्सन है XYZ, उसने सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किया, आप कैसे एविडेंस निकालोगे, क्या करोगे, आप उसके दोस्तों के पास जाओगे, उनसे क्वेश्चंस पूछोगे, तो इसका पहला आगे आपका क्वेश्चन है। और आप क्या करने की कोशिश करोगे, आप रिकॉर्ड स्क्रूटिनी करना चाहोगे, आप उसके पहले उसने कुछ ऑर्डर किया था क्या, किसी घर पे कुछ मेडिसिन ऑर्डर की थी क्या, तो आप वो रिकॉर्ड में रख लोगे अपने, ठीक है किया था। कंफर्म करोगे, कंफर्मेशन मतलब क्या, आप बेसिकली थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन चाहते हो कि लिटरली इसके सुसाइड की यही वजह थी क्या। इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस आप लास्ट में करोगे कि जैसे दो, वही बोला मैंने, जैसे कि 250 आपने कलेक्ट किया है तो उसमें से रेलेवेंट कौन सा है वो आप बाहर निकालोगे। देन देयर इज एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब इन्वॉल्व कंपेयरिंग डेटा और इन्वेस्टिगेटिंग फ्लक्चुएशंस, ठीक है। टेस्टिंग, इंटरव्यूज एंड एनालिसिस, वही इंटरव्यू ले रहे हो ना आप लोगों का। सो व्हाट आर द टेक्निक्स टू बी यूज टू गैदर एविडेंस, जब भी याद रखना, जब भी हम एविडेंस गैदर करने की कोशिश करते हैं ना कि क्या हुआ था ऐसा, तो आप इंटरव्यू लेते हो, आप क्वेश्चंस पूछते हो, आप चीज़ें जमा करने की कोशिश करते हो अंडर योर एविडेंस, आप बेसिकली एक एनालिसिस करते हो, पूरा आप एनालिसिस करते हो, सिनेरियो का एनालिसिस करते हो, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। Involve comparing data, investigating fluctuations. So analytical procedure is what? Analytical procedure involve comparing data, investigating fluctuations or relationship that appears inconsistent. Data analytical tools or analytical tools, statistical technique or other mathematical models could also be used in comparing actual with expected results. सो इसके यही पॉइंट्स है दैट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, स्क्रूटनी, तो उसमें मैंने ये लिखा है दैट स्क्रूटनी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ डॉक्यूमेंट, ये प्री डोमिनेंट है दैट मोड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस इन्वॉल्विंग स्क्रूटनी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ डॉक्यूमेंट। एग्जांपल बोर्ड रेजोल्यूशन है, तो उसका बोर्ड रेजोल्यूशन, एजेंडा, मिनट, नोटिस, रजिस्टर, कैश बुक, ये सब आप चेक कर रहे हो। When auditing, it is often not possible due to limited resources to check every document or record. So the auditor may choose a sample. तो यहाँ पे जो important है कि scrutiny, sample, फिर auditor जो है testing, interviews and analysis determine करेगा controls identified during the preliminary review are operating properly or not. क्वेश्चन है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्मेशन मतलब रिप्लाई फ्रॉम थर्ड पार्टी, एंड कंफर्मेशन ऑफ बैलेंस फ्रॉम द बैंक। एग्जांपल, कंफर्मेशन ऑफ बैलेंस फ्रॉम द बैंक, इसके बैंक में कितने पैसे हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस का मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 250 आपने एविडेंस कलेक्ट किए, उसमें से कौन से रेलेवेंट है उसको साइड कर लो। सो ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड थ्रू अबव मेंशन्ड ऑडिट रिकॉर्ड प्रोसीजर आर टू बी इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द रेलेवेंट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल, नॉन कंप्लायंस इज अ मटेरियल ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट इंक्लूड्स, मतलब कि क्या मटेरियल है क्या इमटेरियल, दैट इज अप टू द प्रोफेशनल्स। ओके, फिर एक क्वेश्चन इससे बन के आता है दैट व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग वेदर नॉन कंप्लायंस इज मटेरियल और नॉन कंप्लायंस, क्या बोला मैंने, नॉन कंप्लायंस इज मटेरियल या नॉन कंप्लायंस
और नॉट, और मटेरियल वेदर नॉन कंप्लायंस इज मटेरियल नॉन कंप्लायंस और नॉट, कि ये जो नॉन कंप्लायंस है मटेरियल है या नहीं है. तो व्हाट आर द फैक्टर्स टू डिटरमाइन दैट. तो चेक द एक्सटेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इन द मॉनिटरी अमाउंट कितना है, क्वालिटेटिव कितना है, नेचर ऑफ द नॉन कंप्लायंस कौन सा नेचर है, पब्लिक इंटरेस्ट वाला है क्या, नहीं, अच्छा पब्लिक इंटरेस्ट वाला नहीं है तो फिर नहीं नॉन, मतलब एग्जाम्पल. कॉज लीडिंग टू नॉन कंप्लायंसेज, क्या हुआ जिसकी वजह से नॉन कंप्लायंस हुआ, पॉसिबल इफेक्ट एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंसेज, विजिबिलिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोग्राम इन द क्वेश्चन. So after evaluating the evidence and considering its materiality, auditor decide how best to conclude in the light of evidence collected, which would be supporting key document, and arrive at the audit conclusion. So while evaluating evidence, the auditor can find that audit evidence is conflicting, while some evidence supports the subject. तो समझा इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस के बारे में क्या बोला मैंने, देखना. फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग वेदर नॉन कंप्लायंस इज मटेरियल नॉन कंप्लायंस और नॉट, कि ये जो नॉन कंप्लायंस हुआ है कंपनी में. अब लेट्स से मैं ऑडिटर हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, अब मैं ठीक है पीसीएस हूँ मैं, ठीक है, अब मैं ऑडिट करने गई, किसका ऑडिट करने गई, मैं रिलायंस का ऑडिट करने गई. बहुत सारी चीज़ें ऑडिट करने के बाद मैंने सब चीज़ें इवैल्यूएट करने और जो भी एविडेंस में रखी थी अब मैंने उसको इवैल्यूएट करने के लिए निकाला. अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जो नॉन कंप्लायंस है ये मटेरियल है या नहीं. तो मैं क्या बेस पे देखूंगी कि भाई ये जो इसका जो नॉन कंप्लायंस है इसका कंसिक्वेंसेस क्या है, ये कौन से नेचर का है, पब्लिक नेचर का, कौन से नेचर का ये, ठीक है, इसका कंसिक्वेंसेस क्या है, नेचर क्या है. तो बेसिकली अगर देखा जाए एक्सटेंट, अमाउंट इन्वॉल्व क्या है, विजिबिलिटी, इसमें सिर्फ इतना ही है इसका आंसर ना, नेचर, दैट्स इट. नेचर क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या है, कॉज क्या है और अमाउंट कितना इन्वॉल्व है. दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू स्टडी इन दैट. सो मैटर, इन्फॉर्मेशन, अदर एविडेंस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इन सच सिचुएशन. अगर ऐसा आपको लगता है, in some evidence support the subject matter information and the other evidence seem to be contradicting it. In such situation, auditor need to weigh the extent and credibility of conflicting evidence. So in order to reach a conclusion or collect more evidence to resolve the conflict, audit conclusion should clearly bring out the nature and extent of non-compliances, cause of such non-compliances, its materiality and also the effect of non-compliances. वही जो भी पढ़ा था. Then comes up sampling. Then compliance test of ICS, which is internal control system. Then there is a substantive checking. Then there is dependence of other expert, and then there is external expert opinion. Then there is factors for evaluation of adequacy of experts' work. And these are the points for that. कलेक्शन, अच्छा फिर है इतना सारा, मतलब अभी भी है, मतलब 3-4 पेज कुछ करने हैं. चलो, विल गोना डू इट फास्ट. Now what is sampling? What exactly do we understand by sampling? So let's read that. Auditor draws conclusion about the large volume of data. ठीक है, बहुत सारा डेटा है, उसके हिसाब से ऑडिटर जो अपना कंक्लूजन देता है. सो बाय सिलेक्टिंग अ सैम्पल आउट ऑफ सच डेटा, जितने भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसमें से वो सैम्पल सिलेक्ट करेगा, उसके बेसिस पे वो देगा. सो सैम्पल साइज डिटरमाइन करता है क्वांटम ऑफ रिस्क दैट द ऑडिटर इज रेडी टू एक्सेप्ट. ठीक है, अगर वो सैम्पल साइज कम चूज कर रहा है मतलब वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है, सैम्पल साइज ज़्यादा चूज कर रहा है मतलब वो तो रिस्क थोड़ा कम, अपना रिस्क थोड़ा कम करना चाहता है. तो देर आर नॉट सेट रूल्स फॉर डिफाइनिंग द सैम्पल साइज, कि आपको सैम्पल साइज कितना लेना है. सैम्पल साइज डिपेंड करता है अपॉन द एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑडिट रिस्क फैक्टर. ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100%, अच्छा ये छोड़ दो. सैम्पल डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ टेस्टिंग शुड मीट द फॉलोइंग. जब आप सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हो ना, सैम्पल का डिज़ाइन क्या होगा, साइज़ क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स क्या होगा फॉर टेस्टिंग, शुड मीट द फॉलोइंग थिंग. क्या फॉलोइंग थिंग मीट करना चाहिए कि पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर क्या है, कि क्यों कर रहे हो आप ऑडिट,
sample size shall also be chosen as to reduce sampling risk to the lower value. Random sampling shall be considered. ऐसा मतलब randomly select किया आपने transactions को, वो sampling use of satisfaction value weighted selection will increase the audit efficiency. अब ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा. सैम्पल डिज़ाइन साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग शुड मीट द फॉलोइंग. कि ऑडिट का पर्पस क्या है, सैम्पल साइज आप ऐसा चूज़ करो जिससे आपका रिस्क कम हो सके. रैंडम सैम्पलिंग लो और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन विल इंक्रीज द ऑडिट एफिशिएंसी. अगर वैल्यू वेटेड लोगे तो आपकी ऑडिट की एफिशिएंसी बढ़ा देगा. फिर ये है कि कंप्लायंस टेस्ट का मतलब क्या होता है. आप बोल रहे हो कि कंप्लायंस टेस्ट करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का. व्हाट डज दैट मीन? सो द compliance test of internal compliance and control system is conducted by performing regular reviews of internal control. क्या बोला देखना तो कि आप क्या चेक कर रहे हो. मेरे को एक बात बताना, आप क्या चेक कर रहे हो. इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हो. तो बेसिकली इंटरनल कंट्रोल में क्या होता है, क्या होता है इंटरनल कंट्रोल में कि जो रूल्स है, जो लॉज रेगुलेशंस है, जो कंपनी की पॉलिसीज हैं वो बराबर फॉलो हो रही है या नहीं, वो बराबर अधेयर हो रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक होती है. कंप्लायंस चेक होता है बेसिकली. सो कंप्लायंस टेस्ट ऑफ इंटरनल कंप्लायंस, कि इंटरनल कंप्लायंस अच्छे से हो रहा है नहीं. तो कंप्लायंस टेस्ट ऑफ आईसी बेसिकली इज कंडक्टेड बाय परफॉर्मिंग रेगुलर रिव्यूज ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द कंपनी. सो जनरली द ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, जनरली कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग द इफेक्टिवनेस of the risk management framework. The internal control system should report on the same to the board not less than annually or at such interval as may be decided by the board. So an auditor should go through the records of the company to conclude that the company existing no. क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये रहेगा आपका क्वेश्चन. सो फिर देखना क्या है सब्सटेंटिव चेकिंग. सब्सटेंटिव चेकिंग मतलब क्या होता है देखना. दैट इफ ऑडिट अप्रोच टू बी यूज्ड इज सब्सटेंटिव. क्या बोला सब्सटेंटिव? मैंने क्या बोला? अगर ऑडिट अप्रोच जो यूज़ करना है, ठीक है, वो सब्सटेंटिव है, देन द वॉल्यूम ऑफ सैम्पल्स टू बी रिव्यूड आर हायर देन सिस्टमैटिक अप्रोच. तो आपको सैंपल ज़्यादा लेने पड़ेंगे. वॉल्यूम ऑफ सैंपल जो आप ले रहे हो उसको आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे अगर ऑडिट अप्रोच टू बी यूज्ड. इफ ऑडिट अप्रोच टू बी यूज इज सब्सटेंटिव देन द वॉल्यूम ऑफ सैंपल्स टू बी रिव्यूड आर हायर देन द सिस्टमैटिक अप्रोच. जितना नॉर्मल करना होता है उससे ज़्यादा. सब्सटेंटिव चेकिंग किसको बोलते हैं? सब्सटेंटिव टेस्टिंग किसको बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज डिटेल टेस्टिंग. ठीक है, सब्सटेंटिव मतलब डिटेल टेस्टिंग. So also called as detailed testing, where the main objective are to verify the compliances, transactions and disclosure relating to non-financial statement. It is different from control test. It is different from control test. तो मैंने क्या बोला देखना कि सब्सटेंटिव चेकिंग किसको बोलते हैं? सब्सटेंटिव चेकिंग मतलब होता है डिटेल में आप चेकिंग कर रहे हो. तो जब ऑडिट अप्रोच आप जो यूज़ कर रहे हो वो सब्सटेंटिव मतलब आप डिटेल कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली जो सैंपल लोगे वो डिटेल होगा. और सब्सटेंटिव टेस्टिंग का मतलब ही होता है कि आप डिटेल चेकिंग कर रहे हो, जहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट होता है कि आप कंप्लायंस को वेरीफाई कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर रहे हो एंड डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. खत्म. It is different to the test of control. Yeah, different to the test of control. ये भी different from control test. Okay. Okay, great. So basically we do substantive checking. Substantive checking we do. Substantive checking we do to confirm the following assertion. कि verified existence है, confirmed rights and obligations, check validity, verified completeness, check occurrence, completeness, accuracy, authorization, cut-off dates. That if we do substantive checking तो verified existence होगा, right and obligation confirm कर सकते हैं, check करेंगे validity, verified completeness,
check completeness, check occurrence, confirmed accuracy, verified authorization, test of dates, पूरा लानेंगे. So the substantive audit procedures are performing at the execution stage after auditor prepared the ये basically कब होता है? Substantive audit procedure आप कब करते हो? जब आप audit plan बना लेते हो तब आपका execution के time पे you do this. ठीक है. फिर हम पढ़ रहे हैं दैट डिपेंडेंस ऑन दी एक्सपर्ट, कि हम एक्सपर्ट पे कितना डिपेंडेंस रहता है वो बता रहा है. तो देखना क्या है ये. सो इन केस वेयर द ऑडिटर इज प्लानिंग टू यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, इन केस वेयर द ऑडिटर इज प्लानिंग टू यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, द ऑडिटर शुड evaluate the professional competence of the expert. This will involve considering the expert professional certification or licensing by the membership in an appropriate professional body in experience and reputation in the field of which the auditor is seeking audit evidence, like for building structure related civil engineer को देखेगा, मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर के पास जाएगा, एरोनॉटिकल से रिलेटेड इंजीनियर के पास जाएगा. तो ऑडिटर शुड evaluate the objectivity of the expert. ठीक है. द रिस्क दैट एन एक्सपर्ट ऑब्जेक्टिविटी विल बी impaired increase when the expert is employed by the entity or related to some manner to the entity while issuing an unmodified auditor's report. मुझे एक बात बताना कि ये पढ़ के अभी तक तो समझ में आया कि डिपेंडेंस ऑन दी अदर एक्सपर्ट, मतलब ऑडिटर जो है किसी एक्सपर्ट के रिपोर्ट का वेट कर रहा है कि ये फाइंडिंग्स है मेरे को, लेकिन इसको एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा. द ऑडिटर शुड, यहाँ पे थे, वाइल इशूइंग एन अनमॉडिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट. अनमॉडिफाइड मतलब कि नॉन कंप्लायंस है कंपनी में. So the auditor should not refer to the work of an expert. Such a reference might be misunderstood to be a qualification of the auditor's opinion or a division of responsibility, neither of which is intended. So if as a result of the work of an expert, the auditor decides to issue a modified auditor report, in some circumstances, it may be appropriate in explaining the nature of modification to refer or to describe the work of an expert, including the identity of the expert and the extent of expert involvement. In these circumstances, the auditor should obtain the permission of the expert also before making such a reference. If permission is refused and the auditor believes the reference is necessary, the auditor may need to seek legal advice. फेयर इनफ. इसमें बेसिकली सिर्फ इतना बोलने की कोशिश हो रही है. इफ आई कैन कंक्लूड दिस वन हियर, होल्ड ऑन, इसको मैं लिखूँ किधर वही नहीं समझ में आ रहा है. लेट मी जस्ट, इसका मुझे ना स्टिकी नोट्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, बट मेरा स्टिकी नोट्स शायद ख़त्म हो गया है. लेट मी चेक. यार ऐसे मत बोलो, स्टिकी नोट्स गया किधर था. तो इधर ये. So these are the points that needs to be highlighted, that while issuing an unmodified auditor's report, the auditor should not refer to the work of the expert because वो misunderstood हो जाएगा. In that case don't refer it. बट अगर मॉडिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट है, आप बोल रहे हो कि हाँ कंपनी की कंप्लायंसेस बराबर है, आप बोलना चाहते हो ये, आप ऑडिटर का जो रिपोर्ट है वो आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आप ऑडिटर का परमिशन ले लो. अगर वो परमिशन देता है तो आप कर लो, नहीं देता है तो फिर रिफ्यूज़ करता है परमिशन एक्सपर्ट, तो और ऑडिटर को लगता है कि नहीं भाई इसका मेरे को रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है, तो ऑडिटर शुड सीक लीगल एडवाइस. खत्म. Then there is external expert's opinion. Sorry. An auditor may take external expert's opinion on various technical matter which forms the audit evidence. The auditor has to place reliance on the opinion expressed by the external expert, considering the reliability. In case of an external expert, it shall be ensured that the interest and relationship of the external factors to be factors for evaluation of adequacy of experts work, कि एक्सपर्ट का वर्क जो है वो कितना एडिक्वेट है, तो उसको इवेल्युएट करने के लिए विच आर द फैक्टर्स वी हैव टू सी. फैक्टर्स फॉर एवेल्युएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क, कि एक्सपर्ट का जो वर्क है वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, कितना एडिक्वेट है, उसको इवेल्युएट करने के लिए आप कौन से फैक्टर्स देखोगे. तो आप सोर्स ऑफ डेटा देखोगे, कहाँ से लिया है, मेथड्स कौन सा यूज़ किया है, फाइंडिंग ऑफ कंक्लूजन क्या है, अग्रीमेंट ऑफ फर्दर वर्क क्या है, एंड एडिशनल एक्शन क्या है. इस पे
आई थिंक आई हैव स्टिक्ड इट बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज़ इट, आई हैव नो आइडिया ऑन दैट। ठीक है, नॉट एन इशू। अच्छा, मुझे ये चाहिए था, ऑर्डर में चाहिए था। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमको ये देखना है कि फैक्ट जो ये है अपना एक्सपर्ट है, उसका जो एडिक्वेसी में कितना ले सकता है, उसने जो एक्सपर्ट का जो वर्क है वो कितना उसका एक्सपर्ट का जो वर्क है वो कितना एडिक्वेट है कितना नहीं है, वो कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे मैं ले सकता हूँ। तो फर्स्ट, सोर्सेज ऑफ डेटा, कि कौन से सोर्स से वो डेटा उठा रहा है। तो रेलेवेंस रीजनेबल, जो सोर्सेज ऑफ डेटा वो ले रहा है वो रेलेवेंस रीजनेबल एक्यूरेट कंप्लीटनेस ऑफ सोर्स डेटा होना चाहिए। यूज इन एक्सपर्ट्स वर्क प्रोवाइडेड सच डेटा आर सिग्निफिकेंट फॉर द एक्सपर्ट वर्क। रेलेवेंस एंड रीजनेबल ऑफ assumption एंड मेथड यूज्ड इन, देखना यहाँ पे, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ assumptions एंड मेथड यूज्ड इन एक्सपर्ट्स वर्क। क्या बोला मैंने, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस। अगेन तो मैंने क्या बोला, जब आप फैक्टर्स चेक कर रहे हो तो आप पहले देखो ना कि वो जो एक्सपर्ट है उसका सोर्स ऑफ डेटा क्या है। 5 चीज़ें तो देखनी है। सोर्स ऑफ डेटा देखो, कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, फाइंडिंग ऑफ कंक्लूजन क्या है उसका, ठीक है, अग्रीमेंट ऑफ फर्दर वर्क क्या है, एंड एडिशनल एक्शन क्या है। अग्रीमेंट ऑफ फर्दर वर्क में ये आ रहा है दैट एग्रीमेंट विद द एक्सपर्ट on the nature and extent of further work by the expert in case of expert work is found to be inadequate for audit purpose। क्या बोला, agreement with the expert, agreement with the expert on the nature and extent of further work by the expert in case expert work is found to be inadequate for audit purpose। तो उसके हिसाब से आपने क्या अग्रीमेंट रखा है। एडिशनल एक्शंस में क्या बोला है देखना, दैट परफॉर्मेंस ऑफ additional appropriate audit procedure in case expert work is found to be inadequate for audit process। कि अगर आपको लगता है कि एक्सपर्ट वर्क इनएडिक्वेट है ऑडिट पर्पस के लिए, तो परफॉर्म करना पड़ेगा आपको एडिशनल अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर। फिर है रेफरेंस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट। इसका देखना, reference of expert opinion in audit report, that if the auditor's opinion remains unmodified by the work of an expert, such work shall not be mentioned in report unless required by law or regulation. Even when such reference is required by law or regulation, the auditor shall specify in the report that such reference to expert's work does not reduce responsibility for the opinion। ये क्या बोल रहा है, ये हम लोग को क्या बोल रहा है, रेफरेंस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट। यही तो पढ़ा था ना, रेफरेंस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट अभी पढ़ा तो था डिपेंडेंस में। सेम है, काट दो, सेम है। अच्छा, ये इसमें भी आएगा क्या, फैक्टर्स फॉर इवेल्युएशन द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क, रेफरेंस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स। क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा। ओके, अगर आपको ऐसा पूछा है एक्सटर्नल का कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट का ओपिनियन आप किस तरह से लोगे, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बारे में पूछा है, तो फर्स्ट पॉइंट होगा आपका ये, फैक्टर्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ एक्सटर्नल रिपोर्ट, एक्सटर्नल वर्क। सेकंड होगा आपका ये, रेफरेंस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट। थर्ड होगा आपका ये, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब क्या होता है, दैट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी confirming party, मतलब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी confirming पार्टी ऑन अ पेपर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया। मतलब कोई थर्ड पार्टी कंफर्म कर रही है चीज़ें ऑडिट के बारे में। डिटरमाइन इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म रिक्वेस्टेड, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, डिजाइन फॉर्मेट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, सेंड द रिक्वेस्ट विद फॉलो अप। सो दीज स्टेप्स यू कैन टेक। कंफर्मिंग सीकिंग स्टेप्स है ये। डिटरमाइन इन्फॉर्मेशन, कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सिलेक्ट करो अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी कौन है, किससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, डिज़ाइन करो फॉर्मल फॉर्मेट फॉर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड सेंड द रिक्वेस्ट विथ फॉलो अप। फिर है रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स। The auditor shall evaluate whether result of external confirmation provide relevant and reliable audit evidence। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स के बारे में क्या बोला है, रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, दैट द ऑडिटर शेल एवेल्युएट वेदर रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल, ऑडिटर को एवेल्युएट करना है कि जो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोवाइड किया है मुझे वो रेलेवेंट रिलायबल है या नहीं।
Whether further audit evidence is necessary in such a case where the auditor doubts the reliability of response. Further audit evidence should be obtained to resolve the doubt. In case non-response alternative है तो ऑडिट प्रोसीजर शैल बी परफॉर्म टू ऑब्टेन रिलायबल मतलब ऑडिटर को लगता है डाउट है तो फर्दर प्रोसीजर करेगा कि उसके डाउट्स को रिजॉल्व कर सके या क्या है एग्जैक्ट मैटर्स में जाने के लिए. Positive confirmation response request should be sought only when the alternative audit procedure will not obtain audit evidence required. If the auditor does not receive such confirmation, its implication on audit and auditor's opinion shall be evaluated. So the auditor shall not use response to any negative confirmation request as the sole substantive audit procedure to address assessed risk. ठीक है छोड़ दो इतना important नहीं. ये वाला देखना कलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंस देन क्रिएशन ऑफ ऑडिट टेल्स करना है मटेरियलिटी करना है देन रिकॉर्ड कीपिंग करना है एंड वी आर ऑल सॉर्टेड विद दैट. अब ये समझने की कोशिश करना कलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंस कि आप ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट कैसे करोगे. तो ऑडिट एविडेंस मींस इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड. ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है मींस इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द ऑडिट कंक्लूजन. So, an auditor need to plan and perform his audit task, which enable him to obtain sufficient and appropriate audit evidence on the basis of which he can draw the audit conclusion to express his opinion. When designing and performing audit procedure, the auditor shall, when designing, so these are all self-readable point and very general, hence I'm not taking it. Creation of audit trails is also self-readable. Creation of audit trail में working papers का बोला है. Working papers मतलब auditor during his tenure of auditing he maintains the note everything in detail, that is working paper. आगे जाके chapter 14 में you will get to know about working paper in detail. So working paper के बारे में चीज़ें दी गई है जो कि बहुत ही basic है. So I have marked it. You can read it from the marked point itself. You can mark where have I marked. So let's understand about materiality कि materiality क्या होता है. तो material means important and essential. So the disclosure of important material helps the users in taking business decision. There should be neither suppression of vital fact nor misstatement. मतलब ना तो सप्रेशन मत करो वाइटल फैक्ट का और ना ही ओमिट करो ना ही मिसस्टेटमेंट दो. सो द कंसेप्ट ऑफ मटेरियली ड्रॉ द होल प्रोसेस ऑफ द ऑडिट. द यूजर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट डज नॉट रिक्वायर द एब्सोल्यूट एक्यूरेसी टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन. अकॉर्डिंगली अ मैटर ऑफ कंसीडर्ड मटेरियल इफ इट्स ओमिटेड और मिसस्टेटेड would reasonably influence the decision of the intended use of the audit report. So the concept of materiality should be considered by the auditor while determining the nature, timing, extent of audit procedure. So materiality should be considered by the auditor while determining the nature, timing, extent of audit procedure. ठीक है, now it's fine. Next, the concept of materiality is used both at the planning stage भी used होता है when deciding in how much work need to be done, evaluate and in evaluating also. At the time of planning stage and at the time of evaluating also. The auditor has to report the error which he judges to be material and the audit work can be planned in the knowledge that it need to detect error that are material. So in assessing the materiality, the prime consideration is the total value of error कितना है. However, the values are not the sole consideration. The nature of the error, the context in which the nature, the cause. So material consists of both quantitative and qualitative factors. Materiality is often considered in terms of monetary value, but the inherent nature or characteristics of an item grouped or render matter material. ठीक है. So materiality के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. I believe materiality is important thing to be asked in exam. It's a matter of professional judgment and depends upon the auditor's interpretation. And materiality should be considered by auditor while determining the nature, timing, same line repeat here. During the planning process, information is gathered. During the planning process, information is gathered and entity is ordered to assess risk and establish materiality.
levels for designing audit procedures. So entity is to order the assess risk and establish materiality level for designing the audit procedure. Issue that may be considered material in the monetary value. कौन सी कौन सी मटेरियलिटी को हम मॉनेटरी वैल्यू, कौन से इश्यूज को हम बोलेंगे कि ये मटेरियल है, इवन इफ द मॉनेटरी मटेरियल इज नॉट देयर. ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, मटेरियल बाय वैल्यू है, मटेरियल बाय नेचर है, मटेरियल बाय कॉन्टेक्स्ट है. कॉन्टेक्स्ट मतलब फ्रॉड हो रहा है, अनलॉफुल एक्ट है, इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, इंटेंशन डिसरिगार्ड टू द एग्जीक्यूटिव, events and transaction made despite knowledge of the lack of legal basis to carry out the process. So in formulating audit opinion report, the auditor should inter alia give due regard to the materiality, planning purpose के लिए, purpose for evaluating the evidence बोला था, purpose for reporting the results. So these are it. After then the last question of this chapter is report keeping. report keeping के बारे में क्या बोला है देखना, दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट कीपिंग की बात कर रहे हैं हम लोग. तो रिपोर्ट कीपिंग से एक रिलेटेड पॉइंट है कि रिपोर्ट कीपिंग मिनिमम 7 years के लिए करना है ऑडिटर को. सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑन विच द इंटीग्रिटी ऑफ ऑडिट विल रेस्ट. सो clear and comprehensive audit document is essential, enhanced to quality of the audit. Audit firm should establish policies and procedure for the retention of engagement documentation. Then there is the period of such retention will vary with the nature of the engagement and the firm's circumstances. For example, whether the engagement documentation is needed to provide a record a matters of continuing significance to the future engagements. So the retention period may also depend on the factors such as whether local law of the regulation prescribes a specific retention period for certain types of engagement, whether there are generally accepted retention period in the jurisdiction, the absence of specific legal law matters. So in specific case of audit engagement, the retention is ordinarily is not less than 7 years from the date of auditor's report. Any procedure that the auditor adopts for retention of engagement document should enable the retrieval of and access to engagement documentation. Engagement documentation बहुत बड़ा है during the retention period, particularly the case of electronic documentation, since the underlying technology may be upgraded or changed over time. They were necessary provide where necessary a record of change made to engagement documentation. Enable authorized external parties to access and review specific engaged documentation for quality control. सब में देखना एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. तो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की बात ज़्यादा की गई है. So this is how we are done with the chapter. For any doubt you can ask me anytime. Have a good day. Bye.